हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पहले भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपने वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप देखें तो हम इस चैनल पर एचपीटेट आर्ट्स और एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी करते हैं। तो अगर आप इसकी एचपीटेट की या फिर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बहुत ही कम वीडियोस में अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन जितनी भी वीडियोस में अपलोड कर पाती हूँ बिल्कुल फ्री में आपको ये कंटेंट जो है वो मिल रहा है। तो अपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करना है, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी चैनल के साथ जुड़ पाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम आउटर जो लेयर है ना, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, बाह्यतम जो है मतलब सबसे बाहर वाली। तो सूर्य 3 लेयर्स में है, देखिए एंड 3, ठीक है, 3 लेयर्स में है। सबसे अंदर है ना, सबसे अंदर इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल ये सूर्य का धरातल है, सूर्य का धरातल, सूर्य का धरातल, ठीक है। इसके बाद है ये सूर्य का वायुमंडल है। देखो सूर्य का वायुमंडल इसको बोलते हैं वरणमंडल, वरणमंडल। और इस सूर्य के जो वायुमंडल का सबसे बाहरी ये पार्ट है, ठीक है, ये इस तरीके का है, ठीक है। तो ये जो बाह्य पार्ट है, ये वाला जो सबसे बाहरी है, इसको बोलते हैं किरीट, या फिर इसको बोलते हैं कोरोना, इसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोना। तो ये आपने याद रखना है, जो सबसे बाहरी पार्ट है उसको कोरोना बोला जाता है, जो बीच वाला पार्ट है इसको वरणमंडल बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाला प्रकाश मंडल जो सूर्य का धरातल कहलाता है वो प्रकाश मंडल है, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है। ये जो सूर्य का कोरोना है ये हमेशा नहीं दिखता है। ये हमें कब दिखता है? ये हमें दिखता है जब सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखता है। तो हमसे क्या पूछा था? सूरज की सबसे बाहरी परत पूछी थी, तो सबसे बाहरी परत है कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती? तो कब दोपहर को सबसे छोटी छाया पड़ेगी? जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकेगा, ठीक है। जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या होता है? गर्मियों का मौसम होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा ना, उस दिन सबसे छोटी छाया पड़ेगी, क्योंकि उस दिन कर्क रेखा के बिल्कुल सीधे बिल्कुल सामने चमकेगा, बिल्कुल लंबवत चमकेगा, लंबवत बोलते हैं। कर्क रेखा के बिल्कुल लंबवत होगा सूर्य। तो जिस दिन लंबवत होगा उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, और उस दिन दोपहर को छाया सबसे छोटी बनेगी। तो किस दिन होता है सबसे बड़ा दिन? 21 जून को, 21 जून को। तो 21 जून को तो आपने याद रखना है, 21 जून को जो है वो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है या फिर लंबवत दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। मतलब एक ही समय पर अगर अलग अलग स्थानों पे भूकंप आया है तो उसे मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? ठीक है। तो 2 प्रकार की भूकंपीय रेखाएं होती हैं, एक सह भूकंप, एक सम भूकंप। अगर एक ही समय पर भूकंप आया है तो बोलेंगे सह भूकंप रेखाएं। अगर एक ही समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं पूछा है देन हम सम भूकंप रेखाएं बोलते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक ही समय पर यहाँ पर भी भूकंप आया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, एक ही समय पर, चाहे वो अलग अलग तीव्रता का है, तो उनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सह भूकंप रेखाएं, कि यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, इसको सह भूकंप। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे स्थानों पर भूकंप आया है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो सेम जो रिएक्टर स्केल है उसका भूकंप आया है, देन इनको और इसको मिलाने वाली रेखा, मतलब यहाँ पर भी 6 डिग्री रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, यहाँ पर भी, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? सम भूकंप रेखा, ठीक है। तो एक ही अगर स्केल का, एक समान स्केल का अगर भूकंप आया है तो हम सम भूकंप रेखा बोलेंगे। अगर एक समय में भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा पूछेंगे तो सह भूकंप रेखाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सह भूकंप रेखाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? देखिए 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी और रूपांतरित या फिर कायांतरित। तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें भी कई बार जो है वो बहुत समय के बाद दाब, ताप या अन्य रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपना जो अस्तित्व है एक्चुअल में जो वो है उसमें ये चेंज हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है किसी और फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि ग्रेनाइट जो है वो नीस में चेंज हो जाता है। ग्रेनाइट जो है ये एक आग्नेय चट्टान है, ये नीस में परिवर्तित हो जाती है। वैसे बेसाल्ट है, बेसाल्ट भी एक आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट जो है वो सिस्ट में चेंज हो जाती है। इसके अलावा चूना पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, ये किस में चेंज हो जाता है? ये संगमरमर में चेंज हो जाता है। और बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं, बलुआ पत्थर, ये किस में चेंज होता है? ये क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी कायांतरित चट्टानें भी हैं जिनका आगे फिर और रूपांतरण हो जाता है, जैसे कि स्लेट वो फाइलाइट में चेंज हो जाती है, ग्रेबो चट्टान है सरपेंटाइन में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टानें भी रूपांतरित हो जाती हैं, अवसादी भी, और जो कायांतरित चट्टानें हैं वो भी कायांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है जो कायांतरित चट्टानें होती है ना वो सबसे कठोर होती है। सर्वाधिक कठोर चट्टानें पूछेंगे आपसे तो कौन होगा? वो होंगी कायांतरित चट्टानें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टिल्लों को क्या कहते हैं? तेज हवा चलती है, रेत को उड़ा कर ले जाती है और एक जगह पे जाके गिरा देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मरु टिब्बा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टिल्लों को क्या बोलते हैं? मरु टिब्बा, ड्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी जो है वो ब्राजील में से बहती है, ब्राजील में से बहती है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका, याद रखना, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, कहाँ जाके मिल जाती है? अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है, अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका किसको बोला जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड जो है इसको बोला जाता है झीलों की वाटिका। नेक्स्ट है, जिस महासागर से सारगेसो संबंधित है वह है? सारगेसो क्या है? एक आपको याद रखना है, सारगेसो क्या है? जो समुद्र में महासागरीय जल धाराएं पाई जाती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, कनारी, अटलांटिक महासागर की बात कर रही हूँ। ठीक है, वहां पे उसके मध्य में एक स्थित है क्या? शांत जल का क्षेत्र, जहां पर हमेशा एक मोटी घास की परत रहती है। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, कनारी, ये सभी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। ठीक है, कनारी हो गया और गल्फ स्ट्रीम एक और है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, तो इनके बीच में बोला एक शांत जल का क्षेत्र है जहां पर घास जमी रहती है, एक मोटी परत, घास की मोटी परत जमी रहती है। इस घास की मोटी परत को सारगेसम बोलते हैं। पुर्तगाली भाषा में क्या बोलते हैं? पुर्तगाली भाषा में सारगेसम। इसीलिए हम इसको सारगेसो सागर बोलते हैं। ठीक है, तो सारगेसो सागर किससे संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक में एक सागर है जहां पर हमेशा एक मोटी घास की चादर जो है, एक परत जो है वो जिसके ऊपर रहती है। ठीक है, तो इसी को हम पुर्तगाली भाषा में इसको सारगेसम बोलते हैं और इसीलिए इस सागर को सारगेसो सागर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान उच्च बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सूडान में, जायरे में, मिस्र में, नाइजीरिया में। तो ये है मिस्र में। ये नील नदी के ऊपर स्थित है। नील नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। नील नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं उपोषण उच्च दाब क्षेत्र से। उपोषण उच्च दाब क्षेत्र से चलती हैं व्यापारिक पवनें। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
थैंक यू।